Welcome back dear students. Today our topic of discussion is science as collaborative field. What is the meaning of collaboration? सबसे पहले हम ये देखेंगे कोलैबोरेशन कहते हैं कि जब डिफरेंट पीपल जिनका जो ताल्लुक़ है वो डिफरेंट साइंटिफिक रिसर्च से हो या डिफरेंट साइंटिस्ट हों या डिफरेंट डॉक्टर्स वगैरह हों या डिफरेंट साइंटिस्ट हों, तो वो आपस में मिलकर काम करें और उनका गोल एक ही हो रिसर्च में, तो उसको कहते हैं कोलैबोरेशन। तो साइंस एज कोलैबोरेटिव फील्ड में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट कैसे मिलकर काम करते हैं और एक रिसर्च को कैरी ऑन करते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में दो बातें लिखी हुई हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी टीम, और उसके बाद ये लिखा हुआ है बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज सो दैट एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? बेसिकली अगर हम देखें तो साइंस में जब भी रिसर्च करते हैं तो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मिलकर काम कर रहे होते हैं, इसी को जिनका ताल्लुक डिफरेंट डिसिप्लिन से होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर में हम देखेंगे कि कैंसर की रिसर्च में ऑन्कोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, इसके अलावा स्टैटिशियंस वगैरह का अहम किरदार है एक रिसर्च को करने में, कि जो कि अगर डिफरेंट पेशेंट्स हैं तो उनके ऊपर अगर कोई मेडिसिन को अप्लाई किया जा रहा है तो वो कैसे उनके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, किस तरह के रिज़ल्ट आ रहे हैं, क्या वो मेडिकेशन जो कर रहे हैं पेशेंट उनकी ठीक हो रही है, उनके रिज़ल्ट ठीक आ रहे हैं, कोई असर है या कोई बैड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहा, वो सारा का सारा डिफरेंट साइंटिस्ट मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह बुक वाला कहता है अकॉर्डिंग टू योर बुक कि अगर हम देखें तो डिफरेंट डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, अगर हम उनकी मैक्सिमम एक्सपर्टीज़ को लें तो हमें किसी भी जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट कैसे कोलैबोरेट कर एक दूसरे के साथ मिलकर जो है साइंटिफिक रिसर्च को कर रहे होते हैं। आइए हम सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। बेसिकली अगर हम देखें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं सिंपल सा, कि ये यूएस में स्टार्ट हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था 1997 में, और आपकी बुक में दिया हुआ है कि ये 2003 के अंदर कंप्लीट हुआ। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1997 में और ये 2003 के अंदर कंप्लीट हुआ था इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले ये एक स्टार्ट हुआ था यूएस में, बाद में ये इंटरनेशनल एफर्ट बन गई थी और डिफरेंट कंट्रीज से, जापान से, चाइना से डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे फिर वो इसमें कोलैबोरेट किया और इसमें जो है वो प्रोग्रेस एडवांसमेंट आती गई। तो इसमें हम ये देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जीनोम क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीनोम? बेसिकली कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इट्स जीनोम। अगर किसी भी ह्यूमन को देखें तो उसके अंदर जितना भी डीएनए है वो सारे के सारे को कलेक्टिवली जीनोम का नाम दिया जाता है। अब जीनोम प्रोजेक्ट में बेसिकली दो चीज़ों पर फोकस किया जाता है। आपकी बुक में दिया हुआ है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जीन मैपिंग और जीन सीक्वेंसिंग पर जो है वो फोकस किया गया। आपको मैं ये यहाँ पर एडवाइस करूँगा कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपने बुक को खोल लेना है और जो मैं बातें कर रहा हूँ उसको बुक से अंडरलाइन करते जाना है, ताकि उसकी बात जो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ उस बात की आपको बुक के साथ जो है वो उसको देखें और उसको अच्छे तरीके से समझ लें। सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, जीन मैपिंग और जीन सीक्वेंसिंग। मेरे पास ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम आपने पढ़ा होगा कि जब भी सेल ने डिवाइड होना होता है तो सेल का जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, वो क्रोमोसोम की अपीयरेंस ले लेता है। मतलब क्रोमेटिन इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, वाइल ड्यूरिंग नॉन सेल डिवीजन नॉन डिवाइडिंग फेज जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, धागों की फॉर्म में होता है। तो हमने यहाँ पर उस चीज़ को लिया है जब सेल डिवाइड हो रहा है। बेसिकली ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर ये जो मैंने लाइंस लगाई हुई हैं बेसिकली ये जीन की लोकेशन को शो कर रहे हैं, जिसको हम लोकस का नाम देते हैं। तो लोकस क्या है? क्रोमोसोम के ऊपर जीन की लोकेशन को लोकस कहा जाता है। अब जीन मैपिंग किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू योर बुक जीन मैपिंग का मतलब है कि दो क्रोमोसोम, लेट्स सपोज दो जीन, ये एक जीन है, ये उसका लोकस है, लोकस, और ये यहाँ पर एक जीन है, एक ये जीन और दूसरा यहाँ पर एक जीन होगा। अब जीन क्या होता है पहले मैं ये आपको बता दूं। डीएनए का कोई भी एक पार्ट जिसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, प्रोटीन, कोई पार्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं।
अब जीन को हम समझते हैं, लेट्स सपोज यहाँ से मैंने डीएनए का एक पीस निकाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन जो कि डीएनए में होता है उसको जीन कहते हैं। और ये मैंने आपके सामने, जीन के अंदर कोड्स होते हैं डिफरेंट। अब अगर हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने सिंपल सा आपको बताया है। आपने भी इसको ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं पढ़ना, 10th क्लास में इसकी डिटेल है। तो ये डिफरेंट कोड होते हैं, बस आपने ये याद रखना है। तो लोकस किसे कहते हैं? जीन की लोकेशन को। अब अगर हम देखें कि एक जीन ये है और दूसरा जीन ये है, इसके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, और जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर किस लोकेशन पर होगा, इसी को जीन मैपिंग का नाम देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, जीन मैपिंग। और दूसरा हमारे पास आता है जीन सीक्वेंसिंग। अब जीन के अंदर कौन कौन से कोड हैं, सिंपल वर्डिंग में समझा रहा हूं आपको कि जीन के अंदर जो डीएनए का कोड है वो किस तरह का है, उसको कहते हैं जीन सीक्वेंसिंग। करेक्ट ऑर्डर देखना न्यूक्लियोटाइड का कि वो किस तरह है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बस आपने ये याद रखना है, जो डीएनए का यूनिट होता है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और उसके अंदर ही ये कोड होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने ये देखना था कि इंसान की बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स हैं, जितना भी डीएनए है, उसका सीक्वेंस क्या है और उसकी मैपिंग क्या है। तो जीन मैपिंग और जीन सीक्वेंसिंग का आपको समझ आ गया होगा। आगे हम इसको देखते हैं। अब इसके अंदर आपकी बुक में लिखा हुआ है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसमें अहम किरदार अदा किया है। जेनेटिसिस्ट और फॉर एग्जांपल जीन की स्टडी करते हैं तो वो भी इन्वॉल्व थे। मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट, डीएनए की स्टडी होती है, ये सारा डीएनए ही है, वो भी इन्वॉल्व होंगे। कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट होंगे, उसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स को पढ़ने वाले होंगे। सारे डाटा को जो कलेक्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, ये सारा का सारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स के तहत ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास सेकंड आती है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है कि जो ओवरऑल पैटर्न वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज हो रहा है, इसी को कहते हैं क्लाइमेट चेंज। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके ऊपर डिफरेंट साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं और इसी में देखा जाता है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो कि क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं और क्लाइमेट के चेंज होने से इन्वायरमेंट पर क्या असर हो रहा है और वहाँ पर रहने वाले जो डिफरेंट लोग हैं, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, उसके ऊपर क्या असर हो रहा है। इसी को हम क्लाइमेट चेंज रिसर्च में पढ़ते हैं। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर एक साइंटिस्ट का काम नहीं है, बल्कि डिफरेंट साइंटिस्ट जो कि डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनका रोल है। अब वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? फर्स्ट है कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक साइंस। अब एटमॉस्फेरिक साइंस में हम देखते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ग्लोबल वार्मिंग, टाइम गुजरने के साथ साथ जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग आ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वो कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं, ये सारा का सारा एटमॉस्फेरिक साइंस में देखा जाता है। इकोलॉजी में हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट का जो ह्यूमन के साथ या अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, वो इकोलॉजी में आता है। अब क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म को कैसे इफेक्ट करेगा, ये इकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स इकोलॉजिस्ट का भी अहम किरदार है क्लाइमेट चेंज रिसर्च के अंदर। इसी तरह हमारे पास इकोनॉमिक्स। अब हमने बायो इकोनॉमिक्स पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर। बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि जो कंट्री की इकोनॉमी है, कंट्री की इकोनॉमी है, वो कैसे अफेक्ट हो रही है। अब वो कैसे इफेक्ट होगी? ऑफ कोर्स जब क्लाइमेट चेंज होगा, बारिश वगैरह आती हैं, आपने देखा होगा कि गर्मियों में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो ऑफ कोर्स जो आपकी गंदम की जो आप कहते हैं गंदम का खेत होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अब ये सारा का सारा क्लाइमेट के चेंज होने से जो आपकी फील्ड है वो सारी की सारी ख़राब हो रही है। इसको हम किस में स्टडी करेंगे? इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। इसी तरह सोशियोलॉजी में अगर हम देखें कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका इन्वायरमेंट पर असर होने के साथ साथ वहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन पर क्या असर हो रहा है। तो ये सारा का सारा किस में आता है? क्लाइमेट चेंज रिसर्च में। और इसमें वो पर्सन जो कि सोशियोलॉजी को स्टडी करता है वो भी इसमें अहम किरदार अदा करता है। तो आपने देखा कि ये एक रिसर्च है साइंटिफिक, जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट और डिफरेंट फील्ड्स का अहम रोल है। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल रिसर्च आती है। ये भी डिपेंड्स करती है डिफरेंट साइंटिस्ट के कोलैबोरेशन पर। फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट एंड स्टैटिशियंस। अब अगर हम देखें कि इन चारों का रोल क्या है। ऑफ कोर्स ऑन्कोलॉजिस्ट जब भी कैंसर की स्टडी करता है, पेशेंट की स्टडी करता है, तो वो ट्रीटमेंट को प्लान करता है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करेगा? ट्रीटमेंट प्लान करेगा।
इसी तरह बायोकेमिस्ट ये देखेगा कि वो कौन सी चेंजिंग है सेल के अंदर, वो कौन से मॉलिक्यूलर पाथवेज हैं, वो कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर हम आम अल्फाज में कहें कि वो एक जो हमारे पास पेशेंट है उसके अंदर चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है, उनको किस मेडिकेशन के तहत रोका जा सकता है, ये सारा का सारा बायोकेमिस्ट का काम है। फार्माकोलॉजिस्ट ऑफ कोर्स ड्रग्स बनाएगा, उनको टेस्ट करेगा, और स्टैटिशियंस ये ड्रग्स बनाई हुई जो हैं वो पेशेंट को अप्लाई की हैं और उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कितने पेशेंट जो हैं उनको उनकी हेल्थ में बेटरमेंट आ रही है, तो ये सारा का सारा कौन करेगा? स्टैटिशियन करेगा। तो एक साइंटिफिक रिसर्च में जो कि कैंसर की है, इसमें भी डिफरेंट साइंटिस्ट का अहम किरदार है, इसी को तो कोलैबोरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रोबोटिक्स एंड एआई है। तो बेसिकली रोबोटिक्स और एआई में अगर हम देखें तो एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स का मतलब है जिस तरह हमारी एक बॉडी है इसी तरह रोबोट की भी एक बॉडी होती है, और जिस तरह नेचर ने हमारी बॉडी के अंदर एक ब्रेन रखा हुआ है, इसी तरह साइंटिस्ट रोबोट्स के अंदर एक ब्रेन के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो उसके ब्रेन के तौर पर काम करती है। तो ब्रेन जो है रोबोट का वो एआई है, और जो उसकी बॉडी है वो इस तरह हमारी बॉडी एक्ट करती है, इसी तरह रोबोट्स की बॉडी होती है। अब इसमें ऑफ कोर्स अगर हमने रोबोट को डिज़ाइन करना है तो डिफरेंट फील्ड्स का और डिफरेंट साइंटिस्ट का अहम किरदार है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस, ऑफ कोर्स जो रोबोट के लिए आप कह लें कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने हैं वो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने करने हैं। इंजीनियरिंग, रोबोट्स की जो बॉडी बनानी है, सारी की सारी मशीन चिप्स वगैरह, वो इंजीनियरिंग का काम है। मैथमेटिक्स, अब एल्गोरिदम्स हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, जो रोबोट्स में एल्गोरिदम यूज़ होने हैं वो किसने बनाने हैं? मैथमेटिशियन ने बनाने हैं। इसी तरह न्यूरो साइंस, बेसिकली न्यूरो साइंस में एक साइंटिस्ट ये देखता है कि इंसान का जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है, फिर उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए वो जो अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए उसी फंक्शन को, उसी तरह के फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाता है रोबोट्स के अंदर। तो ये किसका काम है? ये न्यूरो साइंस का काम है। आपने सुना होगा कि अब ऐसे रोबोट्स आएंगे, ऐसी तरक्की होगी कि वो समझ सकेंगे, वो हमारे इंप्रेशन को देख सकेंगे और उसके मुताबिक जो है वो फैसला कर सकेंगे। तो ये सारा का सारा न्यूरो साइंस का काम है। इसी तरह साइकोलॉजी, जो इंसान के बिहेवियर की स्टडी को कहा जाता है, इंसान के बिहेवियर को स्टडी करते हुए रोबोट्स को बनाना, मतलब क्या करना इसमें कि इंसान का बिहेवियर कैसा है, उसी बिहेवियर के तहत कि एक रोबोट जो है वो इंसान के बिहेवियर को कैसे समझ ले, उसी तरह के रोबोट को डिज़ाइन करना, ये किस में आ जाता है? साइकोलॉजी का जो साइंटिस्ट है वही जो है वो डिफरेंट आप कह लें कि रोबोट्स को बना सकता है। इसी तरह अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है एआई का? उसका ये फ़ायदा है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अहम एडवांसमेंट आई है। इसी तरह मशीन लर्निंग में एडवांसमेंट आई है। इसी तरह ऑटोनोमस व्हीकल्स में एडवांसमेंट आई है। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं इसको हम देखते हैं। देखें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस क्या होता है? आपने सीरी वगैरह देखा होगा, आईफोन वगैरह में यूज़ होते हैं या डिफरेंट मोबाइल फ़ोन में यूज़ होते हैं। तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस ही है। हम बात करते हैं सीरी से तो वो हमें डिफरेंट जो है वो इंस्ट्रक्शन देती है या हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देती है। ये सारा का सारा ऑफ कोर्स एआई में एडवांसमेंट की वजह से ही है। इसी तरह मशीन लर्निंग, समटाइम ऐसा होता है कि हमें फेक कॉल आती हैं तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं, तो वो रिपोर्ट जो हमने की है वो बेसिकली जो है वो मशीन सीख रही है, और जब नेक्स्ट टाइम उस तरह की कॉल आएगी तो वो मशीन या ऐप मोबाइल में यूज़ होते हैं वो हमें बता देंगे कि ये फेक कॉल है, आपने इससे बचकर रहना है या आपने अपनी जो है वो इसको पिक नहीं करना। तो ये सारा का सारा मशीन लर्निंग होती है। इसी तरह आपने देखा होगा रोबोट्स को अगर हम ऑब्स्टेकल्स दें तो उसके सामने कोई चीज़ रखें तो वो एक दो बार गिरेगा, लेकिन चौथी या पांचवी बार वो उसको ईजिली क्रॉस कर लेगा। तो ये भी मशीन लर्निंग होती है। और थर्ड, हमारे पास खुद ब खुद चलने वाली जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी किसके ज़रिए हो रहा है? वो भी एआई में एडवांसमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड उसमें जो अहम किरदार अदा किया है वो नासा ने और आईएसएस ने किया है। नासा मीन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और आईएसएस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं हम इसको अभी देखते हैं। बेसिकली नासा एक यूएस का अदारा है, यूएस गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो कि खला में होने वाली तहकीक के बारे में, रिसर्च के बारे में जो है वो अहम किरदार अदा कर रही है। और इस तरह आईएसएस एक आप कह लें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो अर्थ के गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा है। ये एक लेबॉर्ट्री के तौर पर काम करता है जहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट जाकर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं। अब वहाँ पर ऑफ कोर्स अब खला के अंदर जो एक स्पेस स्टेशन है वहाँ पर सिर्फ
साइंटिस्ट नहीं जाएंगे, बल्कि वहाँ पर डिफरेंट मेडिसिन से ताल्लुक़ रखने वाले साइंटिस्ट भी जाएंगे, एस्ट्रोफिज़िक्स से ताल्लुक़ रखने वाले भी साइंटिस्ट जाएंगे, प्लानिटरी साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले भी साइंटिस्ट जाएंगे, और इंजीनियरिंग से भी जो है ताल्लुक़ रखने वाले साइंटिस्ट जाएंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ऑफ कोर्स अगर वहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट वर्किंग कर रहे हैं, तो अगर किसी की हेल्थ इशू आ रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है, तो ऑफ कोर्स डॉक्टर का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अब एक स्पेस स्टेशन है, उसको देखना, उसकी देखभाल करना कि उसमें कोई इशू वगैरह या ख़राबी वगैरह ना हो, वो इंजीनियरिंग वगैरह का काम है। इसी तरह एस्ट्रोफिज़िक्स में हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट आप कह लें कि गैलेक्सीज़ वगैरह की स्टडी, या आप कह लें कि यूनिवर्स की स्टडी, और इसी तरह प्लानिटरी साइंस में डिफरेंट प्लैनेट्स की स्टडी। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो कॉस्मोस है या आपकी जो यूनिवर्स है, उसको समझने में, उसको आप कह लें कि अच्छे तरीके से परखने में अहम किरदार अदा होता है बाय यूजिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने शॉर्ट के लिए याद रखना है। वैसे तो ये 4 या 5 नंबर का लॉन्ग आएगा, अगर शॉर्ट आ गया तो ये आपको 2-2 नंबर के शॉर्ट आ सकते हैं। एक चीज़ रह गई कि हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्रोमोसोम है, उसमें ये डीएनए है। तो डीएनए के अंदर जो कोड होते हैं, ये बेसिकली 4 बेसिस होती हैं डीएनए में। आप लोगों ने शायद 8th क्लास में पढ़ा होगा कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 बेसिस हैं जो कि डीएनए के अंदर होती हैं। और आप देखें कि यही वाला कोड बार बार रिपीट हो रहा है। एक बार इसको जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इंटरडिसिप्लिनरी टीम के बारे में पढ़ा कि वो टीम जो मिलकर काम करे। फिर हमने कहा कि जब हम डिफरेंट टीम मिलकर काम करती हैं, या एक टीम में डिफरेंट साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं, तो उससे हमें सस्टेनेबल, एक ऐसा सोल्यूशन जिससे इन्वायरमेंट को भी कोई जो है वो नुकसान ना पहुँचे, हमें ऑब्टेन हो जाता है। फिर हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिटेल के साथ देखा, शॉर्ट के लिए भी आ सकता है। क्लाइमेट चेंज रिसर्च में देखा, मेडिकल रिसर्च देखी कि डिफरेंट साइंटिस्ट मिलकर कैंसर रिसर्च को कैरी ऑन करते हैं। फिर हमने रोबोटिक्स एंड एआई के बारे में पढ़ा। फिर हमने एडवांसमेंट में देखा कि इसकी वजह से क्या क्या एडवांसमेंट आ रही हैं। और लास्ट में हमने नासा, जो कि यूएस की एक एजेंसी है, और एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि डिफरेंट मुल्कों ने मिलकर, जापान, चाइना, रशिया वगैरह ने मिलकर एक जो है वो दुनिया के गिर्द, या आप कह लें अर्थ के गिर्द, एक लेबॉर्ट्री बनाई है जहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट जाकर काम करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।